वैसे तो हम लोग आ गए कि नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस का है और ऑब्जेक्टिव में लेकर आ गया हूँ। अगर आपकी भी सपना है कि 40 में 40 आपका सही हो जाए बिल्कुल एग्जाम में और बेहतर से बेहतर करें और आप एग्जाम में 80 में 80 लाए तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइएगा, बीच में छोड़ के मत भगिएगा। अगर आपकी भी तमन्ना है कि 40 में 40 स्कोर करें और ऑब्जेक्टिव जो है 40 में 40 में एक भी गलती नहीं हो तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, आप बिल्कुल 40 में 40 लाने वाले हो। अगर आपकी तमन्ना है कि एग्ज़ाम में 80 में 80 लाना है तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, छोड़ के मत जाइए। और मैं इतना कहूँगा कि 80 में 80 आएगा कैसे, तो मैं जितने भी वीडियो डालूंगा चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे थ्योरी का हो, अगर पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आपका 80 में 80 सही होने वाला है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रखा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला है 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहले समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए ये कोई सतह है जो कि एक दर्पण है कोई और एक तरफ से कलई किया गया है। क्या किया गया है? कलई। ठीक है। प्रकाश आता है और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। मतलब जिस माध्यम से प्रकाश आया उसी माध्यम में वापस चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की परावर्तन बोलते हैं। सुनिए फिर से, प्रकाश आती है, देखिए प्रकाश की परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश आती है और किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या चला जाए? वापस चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद हो गया कि प्रकाश की परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश आती है और किसी सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद रखिएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। दोनों नियम सुन लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण मतलब साइन आई साइन आर के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। एग्जाम में पूछता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है किसके नियम से? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ से भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 1। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2। इसका राइट आंसर होने वाला है क्या चीज़? 2। याद रख लेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अब यहाँ से आइए प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए प्रकाश आती है और आने के पश्चात दूसरे माध्यम में जब जाएगा ना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ध्यान सुनिएगा, ये प्रकाश आ रहा है और जाना चाहिए इधर, ये ना जाके इधर चला गया, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक से सुनिए, प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। एक और मैं बता दूँ, प्रकाश आती है ना तो हो सकता है कि अभिलंब से दूर चला जाए या हो सकता है कि अभिलंब के नज़दीक झुक जाए। ये दोनों कारण हो सकता है कि प्रकाश अभिलंब से दूर भी जा सकता है या अभिलंब के नज़दीक भी आ सकता है। याद रख लेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 2, जिसमें पहला ऑप्शन होता है आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? साइन आई बट्टा अपवर्तन को आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह क्या होता है? बराबर। मतलब साइन आई बट्टा में क्या होता है? साइन आर। ये दोनों नियम मैंने आप लोग को बता दिया। तो साइन आई बट्टा साइन आर किसको बता रहे? स्नेल के नियम को बता रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेल का नियम है तो साइन आई बट्टा क्या है? साइन आर होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, सभी दिशा में और सभी। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसको हम लोग किरण बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग की होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है अवतल दर्पण। भूलना नहीं है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ये दाढ़ी न दे के सेविंग दे दे तो भी समझ जाइएगा। क्या दे दे? सेविंग।
एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है ना कि सेविंग करने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। क्यों उपयोग होता है अवतल दर्पण का? अवतल दर्पण छोटा वस्तु को बड़ा करके क्या करता है? दिखाता है। छोटा को कैसा करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है, याद रख लीजिएगा। छोटा को बड़ा करने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। इसीलिए इसका उपयोग किस में करते हैं? दाढ़ी बनाने में करते हैं, भूलना नहीं है, या शेविंग करने में करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अवतल दर्पण। क्या होने वाला है? अवतल दर्पण। सौर भट्टी में जब प्रकाश को केंद्रित करना रहता है ना, अवशोषित करना रहता है, तो उस स्थिति में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, भूलना नहीं है। इसका राइट आंसर बी वाला होने वाला है। अगले पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, मैंने पहले ही इसका बता दिया है कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण और चौथा है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है? मदद करता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा, जैसे मैं ये वस्तु बना दूं और ये वस्तु से जब प्रतिबिंब बनेगा ना तो ये बड़ा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगर वस्तु से छोटा बनाना है तो उसमें कौन लगता है? उत्तल लगता है। अगर वस्तु से छोटा बनाना हो तो उत्तल और बड़ा बनाना हो तो अवतल। देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिया है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। तो अभी मैं बताया था कि वस्तु से छोटा, जैसे में ये वस्तु है और इस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा? छोटा प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु से जब छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है? वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻³ मीटर बाई सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड और चौथा है सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू, तो इसका राइट आंसर होने वाला 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड होने वाला है। बिन नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि दिया है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। अगर यही लाख में दे दे तो क्या होगा? लाख में दे, यह मीटर को किलोमीटर में बनाना होगा तो क्या होगा? 3 × 10⁵ हो जाएगा और इसको किलोमीटर हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा? सेकेंड। ऐसे भी तो दे सकता है, या दे सकता है 3, ये 5 के पावर लगा देंगे तो ये लाख में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? लाख में। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना चलने वाली है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चल देती है। ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में कितने लाख? 3 लाख। ऐसे भी दे सकता है, या किलोमीटर में दे देगा तो ऐसे देगा 3 × 10⁵ किलोमीटर बाई सेकेंड। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज़? अवतल दर्पण। मतलब टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में, मतलब ठीक सामने वाला जो लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दंत विशेषज्ञ में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू, तो इसका राइट आंसर होने वाला है अवतल दर्पण। अब दंत विशेषज्ञ में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि वो दांत को बड़ा करके दिखाता है, जिससे कोई भी बीमारी पता करने में क्या होती है? मदद मिलती है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दांत को बड़ा करके क्या किया जा सके? देखा जा सके और आसानी से बीमारी का क्या किया जा सके? पता लगाया जा सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। तो साइड मिरर में जो दर्पण का उपयोग होने वाला है वो है उत्तल दर्पण। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान से याद रखेंगे कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। अब साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? सुनिए,
बड़ी बड़ी गाड़ी आते हैं ना जी, कितना बड़ी बड़ी गाड़ी आती है, उसको छोटा करके, वो भी सीधा प्रतिबिंब बनाकर, छोटा करके और सीधा प्रतिबिंब बनाने में मदद कौन करता है? उत्तल दर्पण, जिससे आसानी से बड़ी से भी बड़ी से गाड़ी को क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। बड़ी से भी बड़ी को गाड़ी को क्या किया जा सकता है? आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, या पश्च दृश्य देता है, साइड मिरर को क्या देता है? पश्च दृश्य देता है, तब भी भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है? 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस में 1/u बराबर 1/v, 1/u प्लस में 1/f बाई 1/v और सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है, दर्पण सूत्र पहला ही होने वाला है, जो कि 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है। याद रख लेंगे यहाँ से क्वेश्चन, जो दर्पण सूत्र दिया है कि 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, ये भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर आते हैं, बहुत ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है धनात्मक। क्या होने वाला है? धनात्मक। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है ये, इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर होने वाला है ऋणात्मक। उत्तल के लिए क्या होगा? धनात्मक। और वही अवतल के लिए पूछेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। याद रख लेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है, निम्न में से कौन स्नेल का नियम है? साइन आई बट्टा साइन आर। यही राइट आंसर होने वाला है। बाकी मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, लेकिन फर्स्ट वाला ही बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन दे रखा है, साइन आर बट्टा साइन आई, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? गलत हैं। स्नेल के नियम कौन बताता है? तो साइन आई बट्टा में क्या? साइन आर क्या होता है? स्नेल के नियम को क्या कर रहा है? ये बता रहा है। स्नेल के नियम भी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। स्नेल का नियम कौन है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बट्टा में साइन आर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है धनात्मक। क्या होने वाला है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। और देखिए, अवतल क्षमता, अवतल का पूछ दिया है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऋणात्मक। क्या होने वाला है? ऋणात्मक। मतलब अवतल के लिए पूछेगा तो ऋणात्मक होगा, और वही उत्तल के लिए पूछता तो क्या होता? धनात्मक होता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, जितने भी क्वेश्चन लाए हूँ ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन लेंस सूत्र है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, 1/u माइनस 1/u बराबर 1/v। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है पहला ही। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही। 1/v माइनस में 1/u बराबर में क्या होगा? 1/f होगा। ये लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र से दोनों में से कोई एग्जाम में एक रहता ही रहता है, इसलिए बड़े ध्यान से लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र को याद कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है मिट्टी। मतलब लेंस बनाने में हम लोग जल का उपयोग करते ही हैं, कांच का उपयोग हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन आपको मिट्टी का उपयोग नहीं हो सकता है। याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा और परितारिका द्वारा। तो इसका राइट आंसर होने वाला पक्षमाभि होना चाहिए, पक्षमाभि दिया है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर वाला होना चाहिए, पक्षमाभि कोशिका। अब पक्षमाभि द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है? पुतली है, परितारिका है, दृष्टिपटल का है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट
दर्शन की अल्पतम दूरी कितना होता है? 20 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 25 सेंटीमीटर। कहाँ पे बनता है? 25 सेंटीमीटर पे, मतलब 25 सेंटीमीटर वस्तु तक मतलब स्वच्छ दे सकते हैं। अगर वही अधिकतम दूरी पूछ देता, क्या पूछ देता? अधिकतम, न्यूनतम पूछा है तो 25 सेंटीमीटर, वही अधिकतम दे दे तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अधिकतम अनंत होगा। अधिकतम क्या होगा? अनंत। यहाँ से 2 क्वेश्चन में बता दिया। पूछेगा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट अल्पतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वही अधिकतम पूछ दे तो अधिकतम के लिए क्या होगा? अनंत होगा, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटना है टिंडल प्रभाव, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों, और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो दोनों होने वाला है। मतलब टिंडल प्रभाव भी इसकी घटना है और स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है ये भी है। मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है? सी नंबर, दोनों होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर, 7 से कम, 7 से अधिक और सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 7 से कम। मतलब 7 से कम कितना? 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय 1, उसके बाद कौन? 2। ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो अगर एक ऑप्शन में रहता है तो 1 लगाएंगे, उसके बाद कौन होता है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6। 6 बहुत कम अम्लीय होता है। मतलब 7 से कम जितने भी रहेंगे वो सब क्या कहलाते हैं? अम्लीय विलयन कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 7 से अधिक। अभी 7 से अधिक कितना होगा? 8 होगा, 9 होगा, 10, 11, 12, 13, 14। पीएच स्केल पर टोटल संख्या कितनी होती है? 14। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? तो ये 14 वाला सबसे ज़्यादा क्षारीय। और सबसे कम पूछेगा तो कौन होगा? 7 होगा। याद रखें, ये वो 6, 8 होगा सबसे कम, और सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? 14 होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 7 के बराबर। मतलब केवल 7 रहेगा तो उसको बोलते हैं उदासीन। अगर 7 से कम रहता है तो अम्लीय, और 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय। टोटल संख्या कितनी होती है? 0 से 14 तक पीएच स्केल पे क्या होती है? संख्या होती है। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है? 4, 5, 3, 2। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर होने वाला 4। क्या होने वाला है? 4। ये 4 होता है जिसमें से 2 होता है निलय और 2 होता है अलिंद। 2 होता है क्या? निलय, और दूसरा क्या होता है? अलिंद। निलय और दूसरा क्या? अलिंद। तो अलिंद कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। ये ऊपर रहता है अलिंद, और ये कहाँ रहता है? नीचे। इसकी संख्या 2 और इसकी भी संख्या कितना? 2। याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य पर मिनट में कितने बार श्वसन करता है? 12 से 16 बार, 16 से 20 बार, 72 बार, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है 12 से 16 बार। कितने बार? 12 से 16 बार स्वस्थ मनुष्य क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य किस अंग से श्वसन करते हैं? गिल्स, फेफड़ा, त्वचा, सभी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपको क्या चीज़? फेफड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? फेफड़ा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। मनुष्य में शरीर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सभी। तो कौन करता है? तो आरबीसी करता है, याद रखेंगे। और ये आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर ऑप्शन में आरबीसी ना देके हीमोग्लोबिन दे देता, क्या देता? हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर क्या लगाते? हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का क्या करता है? वहन करता है। और इस ये आरबीसी देखते, आरबीसी और नहीं तो हीमोग्लोबिन लगाना है, याद रखेंगे। और हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा? एनीमिया। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है तो याद रख लीजिए कौन सा रोग होता है? एनीमिया। याद रखेंगे। एनीमिया में मतलब क्या होता है? सांस लेने में हम लोग को क्या होने लगती है? दिक्कत। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है प्लीज़ आप लोग पढ़ा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।